हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं 2025 के सभी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। जी हाँ, सभी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और शिखर सम्मेलन से हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही जाते हैं वहाँ से, कहीं ना कहीं से, चाहे वो उसका आयोजन के लेके पूछ ले या किस उसके थीम को लेके पूछ ले या फिर उसके स्टैटिक जीके को लेके पूछ ले। तो यहाँ पर हम आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि शिखर सम्मेलन के साथ साथ उसकी स्टैटिक जीके से भी आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स बना लें। आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके के साथ साथ शिखर सम्मेलन का जो प्रेजेंट टाइम में जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, उसका पूरा निचोड़ तथा उसके साथ साथ उसका स्टैटिक जीके भी उस शिखर सम्मेलन का भी आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, उसके बाद फिर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पहले शिखर सम्मेलन से। जी हाँ, पहला शिखर सम्मेलन जी हमारा G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। जी हाँ, आप लोग जैसे जानते होंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन किया गया 22 से 23 नवंबर को। जी हाँ, कहाँ पे किया गया? तो यह जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, जानते होंगे। इसकी थीम जो थी, एकजुटता थी, समानता थी, स्थिरता थी। जी हाँ, जैसे सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो ये हम इसकी थीम थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। और अगला कहाँ पे होगा? तो अगला ये हमारे अमेरिका में होगा। जी हाँ, अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन जो अगला है हमारा अमेरिका में होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए अब G20 की स्टैटिक जीके की बात करें तो G20 की स्थापना जो है 1999 हुई थी। और इसमें कुल 19 प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल है। जी हाँ, जब भारत में जो G20 की स्थापना भारत ने जब G20 की अध्यक्षता की थी तो उस समय यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ उसमें शामिल हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। G20 जीडीपी का 85% प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी कि G20 जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 85% है। और वैश्विक आबादी का 2/3% तथा वैश्विक व्यापार का 75% ये प्रतिनिधित्व करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा स्ट्रेटेजी है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सम्मेलन पे। जी हाँ, दूसरा हमारा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे COP30 कहते हैं, बहुत ही चर्चा में रहा है। इसका आयोजन जो है 10 से 21 नवंबर को हुआ है। स्थान कहाँ पे हुआ है? तो बेलम डी पारा, ब्राज़ील में। जी हाँ, बेलम डी पारा, ब्राज़ील में हुआ। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 सेंटीग्रेड वार्मिंग लक्ष्य को हासिल करना। जी हाँ, इसमें 1.5 सेंटीग्रेड को ग्लोबल वार्मिंग कम करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला देखेंगे यहाँ पर ग्लोबल मोतीराव समझौता भी हुआ है। जी हाँ, ग्लोबल मोतीराव समझौता जो कि ब्राज़ीली भाषा में कहा जाता है इसे। और COP28 जो है हमारे मिशन में होगा। और COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। जी हाँ, COP28 जो मिशन में हुआ था और COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। और अगला जो COP31 होगा ये तुर्की में होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा COP31 का स्टैटिक जगह होगा। और जो COP1 था, जी हाँ, COP1 था, ये हमारे वान जर्मनी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 1995 में पहली बार हुआ था। और भारत में जो 2002 में हुआ था COP8। जी हाँ, COP8 भारत में 2002 में हुआ था, नई दिल्ली में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले पे। अगला देखेंगे 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। जी हाँ, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। इसका जो आयोजन है 27 से 30 अक्टूबर को किया गया। जी हाँ, कहाँ पे किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसकी जो अध्यक्षता की थी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन 27 से 30 अक्टूबर नई दिल्ली भारत मंडपम में, इसकी अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। अब आइए इसकी स्टैटिक जीके के माने देखते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना जो है COP15 के तहत पेरिस में 30 सितंबर 2015 को भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर किया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में है। और हाल ही में भी 107वां सदस्य का जो है मालदोवा बना है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस समय सोलर एनर्जी भी काफ़ी जोर दे रहे हैं सभी देश। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सम्मेलन पे। अगला देखेंगे 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। जी हाँ, इसका आयोजन जो है 6 से 7 जुलाई को किया गया। कहाँ पे किया गया? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। और इसकी जो थीम थी, अधिक समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।
जी हाँ, अधिक समावेशी सतत शासन और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। स्थान कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। तो यहाँ जैसा आपने देखा कि कॉप 30 का आयोजन भी ब्राज़ील में हुआ था और कॉप और ब्रिक्स का भी आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे इसका जो प्रतिनिधित्व किया हमारे ब्रिक्स का, वहाँ ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि वहाँ यहाँ उसका प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसकी अध्यक्षता लुई इनासियो लूला डी सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया था। अगला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का होगा, हमारे भारत में होगा। जी हाँ, भारत में होने वाला है। इसका लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है अभी भारत के द्वारा और भारत इसकी पूरी तैयारी में लग गया है। अब आइए ब्रिक्स के स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ब्रिक्स जो है ये 2006 में इसका शब्द जिम ओ'नील ने गढ़ा था और इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई चीन में है। ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका जो कि 2010 में शामिल हुआ था। बाद में 2024-25 में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया शामिल हुआ। हालांकि इसमें सऊदी अरब और अर्जेंटीना का भी नाम था, लेकिन सऊदी अरब ने तो अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन अर्जेंटीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसका पहला सम्मेलन जो है 2009 में एकतेरिनबर्ग रूस में हुआ था, रूस में हुआ था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वैश्विक आबादी की बात करें तो यह वैश्विक आबादी का 40% प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक जीडीपी का कुल टोटल 37% प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम चलेंगे आज के अगले सम्मेलन पर। जी हाँ, अगला देखेंगे 25वां संघाई सहयोग सम्मेलन। जी हाँ, SCO सम्मेलन, जिसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। 25वां संघाई सहयोग सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तियानजिन चीन में हुआ। जी हाँ, तियानजिन चीन में हुआ। अध्यक्षता इसकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया और इसकी थीम थी संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO। जी हाँ, संघाई भावना को बनाए रखना और गतिमान SCO। अगला जो है 2026 में किर्गिस्तान में होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि संघाई सहयोग सम्मेलन 25वां संस्करण जो कि तियानजिन चीन में हुआ, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया और इसकी थीम जो थी संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO। अगला जो है 2026 में होगा। अब आइए इसकी स्टैटिक जीके के पोर्शन पर चलते हैं। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चीन में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष झेंग मिंग हैं, जो कि चीन से हैं। और इसमें कुल टोटल 10 देश हैं, जिसमें चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और लेटेस्ट अभी बेलारूस इसमें शामिल हुआ। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले शिखर सम्मेलन पर। अगला देखेंगे, अगला मेरा 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 15 से 17 जून 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? अल्बर्टा, कनाडा में किया गया। जी हाँ, अल्बर्टा, कनाडा में किया गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसकी थीम की बात करें तो मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, समुदाय को सुरक्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन। जी हाँ, ये आप लोग याद रखिएगा। मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, समुदाय को सुरक्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल परिवर्तन। अगला देखेंगे इसकी प्रतिनिधित्व की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी इसका प्रतिनिधित्व किया। और अगला जो है 52वां ये फ्रांस 2026 फ्रांस के पेरिस में होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 52वां जो है G7 शिखर सम्मेलन हमारा फ्रांस में पेरिस में होगा 2026 में। तो ये हमारा 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन से संबंधित हो गया। अब हम लोग इसका स्टैटिक जीके देखेंगे G7 का। जी हाँ, G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में विकसित देशों द्वारा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, ब्रिटेन और USA के द्वारा की गई थी। तो ये विकसित देशों के द्वारा गठित एक संगठन है जिसका सम्मेलन किया जाता है। विश्व जनसंख्या का 10% नेतृत्व करता है। वैश्विक GDP का कुल 44% नेतृत्व करता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने छः सम्मेलन देख लिए। अब हम चलेंगे 7वें पे। जी हाँ, 7वां हमारा 22वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भी 26 अक्टूबर इसका जो आयोजन है 26 अक्टूबर 2025 को हुआ था। जी हाँ, ये 22वां आसियान शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन जो है 26 अक्टूबर 2025 को किया गया और यह कहाँ पे किया गया? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया, जहाँ जो कि मलेशिया की राजधानी है। इसका थीम की बात करें तो समावेशन सतत विकास इसकी थीम रही है। और मुख्य निर्णय की बात करें तो 2026 को भारत और आसियान ने समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। भारत और आसियान ने समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है 2026 को। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
फिर अगला देखेंगे 47वां आसियान शिखर सम्मेलन। जी हाँ, आसियान शिखर सम्मेलन की 2 तरह की बैठक होती है। तो एक तो 22वां हम लोग देख लिया, ये 47वां आसियान शिखर सम्मेलन है। इसका भी आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 में ही किया गया, 2025 में किया गया, और कुआलालंपुर मलेशिया में ही। और यहाँ पर पूर्वी तिमोर लिस्टे को 11वें आसियान सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया था। जी हाँ, यहीं पर तिमोर लिस्टे को 11वें आसियान सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब आइए हम लोग यहाँ पर आसियान की बात करते हैं, बात कर लेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है, और इसमें जो दक्षिण पूर्वी जो देश होते हैं शामिल होते हैं। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें टोटल देश की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और 11वां सदस्य इसमें तिमोर लिस्टे हाल ही में इसमें शामिल हुआ। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आदर्श वाक्य की बात करें आसियान की, तो इसका आदर्श वाक्य है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये आप इसका विजन है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, जो कि नुसंतारा द्वीप पे है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है हमारा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। जी हाँ, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025, इसका जो आयोजन है 24 से 25 जून 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? तो ये हमारा हेग नीदरलैंड में किया गया। और अगला जो है 33वां तुर्की में होगा 2026 में। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, 24 से 25 जून 2025 में द हेग नीदरलैंड में। अगला जो है इसका तुर्की 2026 में होगा। नाटो की बात कर लेते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। जी हाँ, 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर है जो ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और इसमें टोटल 32 सदस्य देश हैं, जो जिसमें 31वां फिनलैंड है, 32वां देश स्वीडन हाल ही में शामिल हुए हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के 10वें शिखर सम्मेलन देखेंगे। जी हाँ, 10वां हमारा अगला शिखर सम्मेलन है कि एपेक एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन। जी हाँ, एपेक का शिखर सम्मेलन है जो कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 है। इसका आयोजन जो है गयोंगजू साउथ अफ्रीका में किया गया। थीम इसकी थी एक सतत कल का निर्माण, जुड़े नवोन्मेषी बने समृद्ध रहें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसे आप याद रखिए। एक सतत कल का निर्माण, जुड़े नवोन्मेषी बने समृद्ध रहें। अगला जो है शेंजेन चीन में होगा 2026 में। एपेक के फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, गयोंगजू साउथ अफ्रीका कोरिया में हुआ। थीम इसकी एक सतत कल का निर्माण, जुड़े नवोन्मेषी बने समृद्ध रहें। अगला जो है शेंजेन चीन में होगा। अब आइए हम लोग एपेक की बात करेंगे। जी हाँ, एपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 21 अर्थव्यवस्था का समूह है। इसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत 2011 से इसके पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर जो है सिंगापुर में है। यह हमारे आर के एग्ज़ाम में शायद पूछा भी गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 11वां, जी हाँ 68वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन। जी हाँ, 68वां जो है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 5 से 12 अक्टूबर 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। जी हाँ, ब्रिज टाउन बारबाडोस में। इसकी थीम जो रखी गई, राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की बात करें तो ओम बिरला जो कि हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर, उन्होंने किया था। तो ये हमने देख लिया कि 68वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ, और 5 से 12 अक्टूबर को भारत की तरफ से ओम बिरला ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसकी थीम थी राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। जी हाँ, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 में। इसका आयोजन 19 से 27 मई 2025 को किया गया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। जी हाँ, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का सम्मेलन जो है 19 से 27 मई 2025 को किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। और पीएम मोदी का जो विषय था इसमें एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपना एक अलग विषय इसमें पेश किया जो कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग उन्होंने बताया। अब आइए हम लोग WHO के बारे में जानेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष जो है टेड्रोस अदनान जी हैं। हाल ही में USA और अर्जेंटीना WHO से बाहर होने की घोषणा उन्होंने की है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे। जी हाँ, 24वां हिंद महासागर सम्मेलन, जिसे रिम एसोसिएशन कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिए।
इसका आयोजन जो है 21 मई 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया। और इसकी थीम जो रखी गई, भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। जी हाँ, भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। इसके प्रतिनिधित्व की बात करें तो विदेश मंत्री के सचिव पी कुमारन इसमें भाग लिए और साथ साथ उनके साथ 22 सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। इसका जो परिणाम है, कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया गया। वर्तमान में भारत IORA का अध्यक्ष है। जी हाँ, भारत जो है इसमें वर्तमान में IORA का अध्यक्ष है। IORA की बात करें तो IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है एवेने मॉरिशस में है। तो ये इसका स्टैटिक जीके हो गया। IORA जो कोई इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन इसे कहा जाता है, वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। हेडक्वार्टर इसका एवेने मॉरिशस में, और भारत इसका उपाध्यक्ष भी है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। जी हाँ, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट ओमान में किया गया। और इसका थीम जो है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा करना है। और इसका जो प्रतिनिधित्व किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पे। अगला देखेंगे 15वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे आप लोग जरूर ये नोट करिएगा। इसका आयोजन जो है 11 से 12 नवंबर 2025 को किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका आयोजन जो है भारत सरकार और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने किया। और अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सम्मेलन, जी हाँ, इसे NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फर्स्ट जो है, इसकी शुरुआत जो है 4 जनवरी 2023 को भारत के द्वारा ही की गई थी। और इसके लिए बजट में 2025-26 में 19,744 करोड़ भी आवंटित किए गए। और 2030 तक 5 मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य भी भारत ने रखा है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी पोर्शन को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये पढ़ने के बाद आपको कहीं भी शिखर सम्मेलन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद आपका स्टैटिक जीके और साथ साथ उसके जो प्रेजेंट का शिखर सम्मेलन वो भी क्लियर हो रहा है। अगला देखेंगे कि दीनदयाल पोर्ट गुजरात, BO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट उड़ीसा को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो है हमारा 10 से 11 फरवरी को पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। इसकी थीम की बात करें तो सार्वजनिक सेवा AI, कार्य भविष्य नवाचार, सांस्कृतिक AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन, ये इसकी थीम है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर समिट का जो है आयोजन भारत में होने वाला है फरवरी में। जी हाँ, ये 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के लगभग में, 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में होने वाला है। यहाँ पर ये डेट थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 10 से लेकर 16 के बीच में शायद है यहाँ पर, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फरवरी महीने में ही होना है भारत में, और ये अगला भारत में ही होगा। अब आइए हम थोड़ा AI के बारे में जानेंगे। जी हाँ, AI की स्टैटिक जी के बारे में। तो यहाँ हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि पिछली जो AI सम्मेलन हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन जो है तीसरा था। इसका जो तीसरा वाला संस्करण था फ्रांस में हुआ, और चौथा जो होगा ये भारत में होगा। जी हाँ, भारत में होगा। ये फ्रांस वाला डेट है यहाँ पर, और भारत में जो है ये 12 से लेकर 16 तक शायद है। आने वाले उसमें हम लोग पढ़ाएंगे जब इसका शिखर सम्मेलन होगा उसके बाद। तो ये फ्रांस वाला था, ये हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा AI के बारे में देख लेंगे, AI की स्टैटिक जीके के बारे में देखेंगे। जी हाँ, AI के सारे बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जनक जॉन मैकार्थी जी हैं। 1956 में उन्होंने इसकी खोज की। और भारत में जनक की बात करें तो डॉक्टर रॉज रेड्डी AI के जनक माने जाते हैं। इसे आप लोग याद रखिए। AI जो है यह एल्गोरिदम और डाटा का प्रयोग करता है। जी हाँ, ट्यूरिंग टेस्ट पर काम करता है ये। पहली AI टीचर की बात करें तो आयरिश थी जो केरल की थी, और AI अंकिता भी असम की हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहले न्यूज एंकर की बात करें तो यह सना थी। जी हाँ, AICT की बात करें तो लखनऊ है, जिसके लिए 5 करोड़ बजट में पेश भी किए गए थे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। AI यूनिवर्सिटी की बात करें तो महाराष्ट्र में भी स्थापित हुआ है। AI आंगनबाड़ी की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में हमें स्थापित हुआ है। दुनिया की पहली AI मिस यूनिवर्स की बात करें तो केंजा लिली बनी है। जी हाँ, दुनिया के पहले AI मिस यूनिवर्स की बात करें तो केंजा लिली, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। AI भाषा की बात करें तो AI भाषा में प्रोलॉग हो गया, लिस्प हो गया, पाइथन हो गया, सब AI की भाषाएं हैं, ये सब याद रखिएगा। पहली AI सेल्फ ड्राइविंग कार जो है गूगल ने बनाया है। जी हाँ, इसे गूगल ने बनाया है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखेंगे पहले एआई बच्चे का जन्म जो है ये ग्वाइलजारा मैक्सिको में किया गया है। जी हाँ, पहले एआई बच्चे का जन्म, देखिए एआई कितना आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसरो ने महिला रोबोट बनाया था, जी हाँ, जो कि ये व्योमित्र है, जी हाँ, व्योमित्र के नाम से। पहले रोबोट नागरिक जो हैं सोफिया थी, जी हाँ, जिनको, और पहला एआई स्कूल जो है केरल में, जी हाँ, पहले रोबोट नागरिक जो है सोफिया थी, शायद 2017 के आसपास आई थी, मुझे कन्फर्म याद नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। और पहला एआई स्कूल जो है केरल में बनाया गया है। और भारत की पहली एआई गायक जो है माया बनी है, जी हाँ, भारत की पहली एआई गायक जो है ये माया, हमारी माया बनी है। और भारत की पहली एआई मूवी जो है इराह बनी है, जी हाँ, इराह, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की पहली एआई ड्रोन सिस्टम जो है इंद्रजाल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और भारत की पहली एआई अभिनेत्री जो है ये हमारी नैना अवतार और विश्व की जो है नारबुड थी, जी हाँ, भारत की पहली एआई अभिनेत्री नैना अवतार और विश्व की नारबुड हैं। और हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि एआई मंत्री जो हैं, एआई मंत्री भी एक बने हैं, आप लोग जानते हैं कहाँ बने, तो ये अल्बानिया में बने हैं, जी हाँ, अल्बानिया में बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एआई मंत्री हमारी अल्बानिया में बनी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और एआई का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये ब्लेचले हमारे ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। दूसरा जो है साउथ कोरिया में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा पेरिस में हुआ, जी हाँ, पेरिस में हुआ। और चौथा जो है हमारे भारत में होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये एआई से संबंधित सारे फैक्ट हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ से आपका एआई का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगला देखेंगे विश्व आर्थिक मंच WEF की 55वीं वार्षिक बैठक, जी हाँ, WEF की 55वीं वार्षिक बैठक। तो इसकी जो 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24, यहाँ पर महीना भूल गए, 2025 में हुआ था, इसे हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक जो है हमारी यहाँ पर 20 से 24 जनवरी, जी हाँ, 20 से 24 जनवरी, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। और इसकी जो थीम थी आपकी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, जी हाँ, कोलैबोरेशन थीम द इंटेलिजेंट एज। और इसका जो हिंदी वर्जन करते हैं बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ये इसकी थीम थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने देख लिया कि विश्व आर्थिक मंच WEF की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को हुई। इसका स्थान दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। WEF की बात करें तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है। उसकी स्थापना 1971 में हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उसके जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब के द्वारा, जी हाँ, इसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब के द्वारा। इसके सदस्य देश की बात करें तो 125 इसके सदस्य हैं। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग के लिए सभी के साथ है। सबसे बड़ी बात, WEF किसके लिए जाना जाता है, तो यह कई रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। तो ये सब ऐसी रिपोर्ट हैं। और संक्रमण ऊर्जा का रिपोर्ट भी यह जारी करता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। संक्रमण ऊर्जा का रिपोर्ट भी आप जारी करता है। 4 प्रकार की रिपोर्ट यह जारी करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब अगला हम लोग देखेंगे 19वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, जी हाँ, 19वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, जी हाँ, इसका आयोजन जो है 1 जुलाई 2025 को किया गया, स्थान वाशिंगटन DC में। इसका प्रतिनिधित्व की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। क्वाड की बात कर लीजिए तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जी हाँ, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं। इसकी अवधारणा जो है 2007 में शिंजो आबे के द्वारा की गई, जो कि 2017 में सक्रिय हुआ। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसके सदस्य हैं। और 2017 में इसकी पहली बैठक हुई थी मनीला में। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत में शांति क्षेत्रीय सुरक्षा, जी हाँ, हिंद प्रशांत में शांति क्षेत्रीय सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हम लोगों ने 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में पढ़ लिया। अगला हम लोग देखेंगे 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जी हाँ, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। इसका जो आयोजन है 6 से 9 दिसंबर 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? पंचकुला, हरियाणा में किया गया। इसकी जो थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। आयोजक की बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस विज्ञान भारती ने इन दोनों ने इसका आयोजन किया। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2015 से इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। जी हाँ, IISc इसकी शुरुआत 2015 से नई दिल्ली में की गई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 9वां मोबाइल कांग्रेस आयोजन, जी हाँ, 9वां मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन। इसका आयोजन जो है 8 से 11 अक्टूबर 2025 को किया गया।
कहाँ किया गया? यशोभूम नई दिल्ली में। जी हाँ, यशोभूम नई दिल्ली में किया गया है। प्रतिभाग की बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उसकी थीम थी जो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आयोजक की बात करें तो दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया। मुख्य फोकस की बात करें तो इसमें 5G, 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सुरक्षा इसका मुख्य फोकस था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना और जो है 2017 में हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। जी हाँ, 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है 18 से 20 सितंबर 2025 को अहमदाबाद गुजरात में किया गया। थीम की बात करें तो कर्म पुनर्जन्म देहांतरण अवतार सिद्धांत। जी हाँ, कर्म पुनर्जन्म देहांतरण अवतार सिद्धांत इसकी थीम थी। आयोजक की बात करें तो इंडिया फाउंडेशन और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इसके आयोजन किए। यह सम्मेलन 2012 से हो रहा है और पहली बार सांची MP में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे विश्व पुस्तक मेला 2025। जी हाँ, विश्व पुस्तक मेला 2025 अभी हाल ही में 2026 भी विश्व पुस्तक मेला 2026 में हुआ है। तो इसका ये भी हम लोग आने वाली वीडियो में हम इसको आपको कवर करवा देंगे। तो यहाँ हम लोग पिछला देखेंगे 2025 का कि इसके जो आयोजक 1 से 9 फरवरी 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। जी हाँ, और इसके थीम जो है हम भारत के लोग और रिपब्लिक@75। जी हाँ, हम भारत के लोग रिपब्लिक@75। आयोजक की बात करें तो राष्ट्रीय न्यास पुस्तक NBT और शिक्षा मंत्रालय ने इसकी आयोजन किया था। इसमें भागीदार द्रौपदी मुर्मू ने लिया था। विश्व पुस्तक मेला जो है पहला इसका मेला 4 अप्रैल 1972 को नई दिल्ली बेनिसर प्लेस जनपथ रोड में लगा था, बाद में प्रगति मैदान में होने लगा था। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि विश्व पुस्तक मेला जो है ये हमारे भारत मंडपम में नई दिल्ली में पिछला वाला हुआ, अभी इस साल वाला भी वहाँ पे हो रहा है इस समय, और आने वाले वीडियो में उसको आपको कवर कराएंगे। अगला हम लोग देख रहे हैं 28वां राष्ट्रीय महोत्सव 2025। जी हाँ, 11 से 12 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। स्थल इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम की बात करें तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स। जी हाँ, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। आयोजक जो है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा। शुभंकर की बात करें तो रेड पांडा था। राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव 1995 से शुरू हुआ, हर साल 12 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। जी हाँ, ये जो महोत्सव है ये आपका 1995 में शुरू हुआ और 12 से 16 जनवरी के बीच ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत जो है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 से मनाया जा रहा है। थीम इसकी युवा शक्ति उत्सव रहती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025। जी हाँ, 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025। इसका जो आयोजन है 8 से 10 जनवरी 2025 को किया गया। जी हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और थीम की बात करें तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम थी। प्रतिनिधित्व की बात करें तो मुख्य अतिथि इसके क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो कि त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट की, अतिथि के रूप में भाग लिया। उद्घाटन की बात करें तो PM मोदी ने किया और समापन जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जिसमें उन्होंने 24 देशों के 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो प्रवासी सम्मेलन है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ था और हर 2 साल पे किया जाता है। जी हाँ, इस साल भी प्रवासी दिवस अभी हाल में 9 जनवरी को मनाया गया, लेकिन इस सम्मेलन इस साल नहीं हुआ। अब अगले साल इसका सम्मेलन 2027 में होगा, क्योंकि 2025 में इसका सम्मेलन हो चुका है। 9 जनवरी 2015 में महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। युवा प्रवासी दिवस की बात करें तो 8 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन। जी हाँ, इसका आयोजन जो है 15 से 17 सितंबर 2025 को किया गया। स्थान इसका कोलकाता में है। थीम की बात करें सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। जी हाँ, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन इसकी थीम है। प्रतिनिधित्व इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथा रक्षा मंत्री, CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुख और NSA ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अगला देखेंगे कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है GCC, इसका पहला जो अधिवेशन 2024 लखनऊ में किया गया था। उद्देश्य सशस्त्र बलों के भविष्य, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के लिए। तो ये हमारा संयुक्त कमांडर सम्मेलन 16वां कहाँ पे हुआ? कोलकाता में किया गया। थीम इसकी सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन था और 15 से 17 सितंबर पर इसका आयोजन किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो देखेंगे 10वां रायसीना डायलॉग 2025। जी हाँ, इसका आयोजन जो है 17 से 19 मार्च 2025 को किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका जो प्रतिनिधित्व है PM नरेंद्र मोदी ने किया था।
मुख्य अतिथि की बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के पीएम थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीति भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक सम्मेलन है जो कि 2016 से शुरू हुआ विदेश मंत्रालय के द्वारा। यह म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन और सांग्री ला डायलॉग से प्रेरित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे जल स्थिरता सम्मेलन 2025। जी हाँ, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 मार्च 2025 को किया गया नई दिल्ली में। और इसकी थीम जो है औद्योगिक क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता जो कि 4R के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिसमें आपका रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिचार्ज और सम्मान, यह 4R के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। जल से संबंधित कई सम्मेलन और भी हुए, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जी हाँ, सुजलाम भारत विजन 2025, इसका आयोजन जो है 28 से 29 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजक जो है जल शक्ति मंत्रालय, भूजल प्रबंधन और नदी पुनरुद्धार पर इसका केंद्रित था, सुजलाम भारत विजन। अगला देखेंगे PHTCCI का जल स्थिरता सम्मेलन, इसका आयोजन अगस्त 2025 में। पहला जल अमृत सम्मेलन 2025 में आयोजन इसका 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 को। उसका उद्देश्य जल स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें 27 से 28 फरवरी 2025 को नैरोबी केनिया, जल शांति सुरक्षा पर केंद्रित। जल दिवस जो है 22 मार्च को है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। जी हाँ, 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, इसका आयोजन 7 से 9 अक्टूबर 2025 को किया गया जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। और इसकी थीम की बात करें तो AI द्वारा संचालित बेहतर विश्व के लिए वित्तीय सशक्तिकरण। AI द्वारा संचालित बेहतर विश्व के लिए वित्तीय सशक्तिकरण इसका थीम हो गया। ग्लोबल फिनटेक GFF की शुरुआत 2020 में शुरू डिजिटल गवर्नेंस और नवाचारों पर जोर इसके लिए शुरुआत की गई थी 2020 में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे जी हाँ 28वें नंबर का 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। जी हाँ, 6वां जो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन जो है 2 से 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। इसकी थीम जो है समृद्ध लचीला खुला बिम्स्टेक, ये इसकी थीम रही है। अध्यक्षता इसकी जो है थाईलैंड ने किया। अगली अध्यक्षता जो है बांग्लादेश करेगा। भारत की पहल की बात करें तो आपदा प्रबंधन, कृषि, पारंपरिक चिकित्सा के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बोधि पेशेवर युवाओं के लिए कौशल विकास छात्रवृत्ति, यह भारत की पहल रही है। और 2027 से पहले बिम्स्टेक खेलों और पारंपरिक संगीत महोत्सव की मेज़बानी करना भी भारत की पहल रही है। अब आइए हम बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे थोड़ा। इसकी स्ट्रेटेजी में बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को स्थापित बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। सदस्य देशों की बात करें इसमें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत सहित 7 देश हैं। वर्तमान सचिवालय इसका ढाका है। वर्तमान महासचिव इसके इंद्रमणि पांडे जी हैं। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन है जो कि बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन जो है सितंबर भारत के गुवाहाटी असम में हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन फरवरी भारत में गांधीनगर गुजरात में हुआ, तो इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन सितंबर में हुआ जो कि गुवाहाटी असम भारत में हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है ये फरवरी में हुआ गांधीनगर गुजरात में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे लास्ट दूसरे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। जी हाँ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025, इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया। टेरी के द्वारा आयोजित किया गया। यह गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव को सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड यहाँ पर दिया गया था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट पे। जी हाँ, आज का लास्ट जो हम लोग देखेंगे आज के हमारे शिखर सम्मेलन का लास्ट सम्मेलन काशी तमिल संगमम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट 3.0, इसका आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में किया गया। मुख्य आकर्षण इसका यह संस्कृत छात्रों, कलाकारों, पेशेवरों को जोड़ते हुए भारतीय ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक एकता पर केंद्रित था, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रयागराज अयोध्या नवनिर्मित मंदिर की यात्रा की। यह ऋषि अगस्त पर केंद्रित था। जी हाँ, काशी तमिल संगमम जो है इसका आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 को किया गया। मुख्य आकर्षण इसका संस्कृत छात्रों, कलाकारों, तो मुख्य आकर्षण हमने देख लिया यहाँ पे कि संस्कृत छात्रों, कलाकारों, पेशेवरों को जोड़ते हुए भारतीय ज्ञान प्रणालियों, सांस्कृतिक एकता पर केंद्रित था। ये हमारा पिछला काशी तमिल संगमम जो कि 15 फरवरी 24 फरवरी 2015 से 24 फरवरी 2025 को हुआ था। और चौथा सम्मेलन भी हमारा 2025 में ही इसमें करवा लिया गया था। जी हाँ, काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण जो था ये भी 2 से 15 दिसंबर को स्थल नमो घाट वाराणसी में
इसकी थीम जो थी लेट्स लर्न तमिल। जी हाँ, ये वाला आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये तो पिछला हो गया, तो इसे आप याद रखिएगा। तो काशी तमिल संगम 4.0 इसका आयोजन 2 से 5 दिसंबर को नमो घाट वाराणसी पे। इसकी थीम जो थी लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलम, तमिल सीखें भाषा एकता पे जोर। प्रतिनिधि की बात करें तो 1400 से अधिक तमिल कलाकार तमिलनाडु से आए थे। महत्व की बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को पुनर्जीवित करना है। काशी तमिल संगम इसकी शुरुआत 2022 में, पहला संस्करण 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चला था। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत की गहरी सभ्यतागत विरासत का जश्न मनाना, काशी तमिल प्रदेशों के बीच सदियों पुराने विचारों, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक के आदान प्रदान को फिर से जोड़ना है। इसके दूसरे संस्करण की बात करें तो 17 से 30 दिसंबर 2023 में किया गया था। तो इस तरह था ये हमारा जो कुल टोटल शिखर सम्मेलन थे, 30 शिखर सम्मेलन यहाँ हम लोगों ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन जो थे वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर यह सम्मेलन आप लोग, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, उसे ज़रूर देखें। और इधर भी जो नए नए सम्मेलन हो रहे हैं उनका भी एक शॉर्ट वीडियो किसी दिन हम मतलब आने वाले 1 आध महीने में लेकर आएंगे। इधर जो स्टार्टिंग में कुछ भी सम्मेलन हो रहे हैं जैसे कि WF का भी हुआ है और ब्रिक्स का भी होने वाला है, तो ये सब सम्मेलन हो जाए तो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इसलिए यहाँ से इसको हमने करवा दिया है और इसे आप पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यही पीछे का ज़्यादा पूछता है। अब तो एग्ज़ाम का ट्रेंड हो चुका है कि 1 साल 2 साल तक का भी करंट अफेयर वो पूछ लेता है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो सम्मेलन के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर किया है, तो यहाँ से आपका कई चीज़ क्लियर होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और बताएं कि आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसे देखने के बाद आपको कोई भी शिखर सम्मेलन का वीडियो देखने की या कहीं भी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए किसी और वीडियो में, एक नए वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।